देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का जो हिंदी सिलेबस है और यूपीएसआई के लिए भी सेम सिलेबस रहने वाला है। और यूपी टेट में तो बिल्कुल आपको ये मानिए कि यूपी टेट के लिए भी हूबहू वही सिलेबस होगा। और यूपी टेट ये उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा से थोड़ा सा ही आसान पेपर बनता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कितने टॉपिक में और कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे हिंदी में कहते हैं 33 या 34 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो हिंदी का जो पहला टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ से आपको मिलने वाले हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, 2 से 3 क्वेश्चन। और हिंदी एवं व्याकरण का मौलिक ज्ञान है जो यहाँ से आप 25 से 27 क्वेश्चन मिलते हैं हमें। और काव्य से जो रस चंद अलंकार है, काव्य के पार्ट है, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। और प्रसिद्ध कवि लेखक है उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें जाए तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। अपठित बोध में आपके 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, विविध में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। ये हिंदी का सिलेबस रहेगा। और आप ध्यान रखिए कि आज हम पढ़ेंगे और कोर्स इसी तरीके से हम इसी चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी आपको इसी यूट्यूब में कवर कराएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आज का जो टॉपिक होगा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, जिसपे हम पहले भी शॉर्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानते हैं हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में और इसको पूर्ण संपूर्ण डिटेल जानते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि विश्व की प्राचीनतम भाषा हमारी कौन सी है, तो विश्व की प्राचीनतम भाषा की बात की जाएगी तो संस्कृत है। और संस्कृत की समय सीमा क्या है, संस्कृत की समय सीमा क्या है, समय सीमा की बात करें, काल निर्धारण की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व है। कितने? 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले। लेकिन यहाँ बात की जाए कि ये कैसे पता चला कि हमारी संस्कृत 1500 ईसा पूर्व, 1500 साल ईसा पूर्व पहले है। तो ये किस माध्यम से हमें इसके कुछ साक्ष्य होंगे, प्रूफ होंगे। तो आपको जिस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ आप बताते हैं कि हमारी मार्कशीट है, आधार कार्ड है, राशन, इसी तरीके से इसके भी जो साक्ष्य मिले, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिस माध्यम से हमें पता चलता है कि 1500 साल पहले हमारी संस्कृत प्रचलन में थी। और ऋग्वेद के समकालीन कौन सा दूसरा वेद है, समकालीन कौन सा दूसरा वेद है, तो अवेस्ता है। कौन सा है? अवेस्ता। और ये कहाँ का है? ईरान का है। ये अवेस्ता कहाँ का? तो ऋग्वेद के समकालीन अगर पूछा जाए कौन सा वेद है तो अवेस्ता है। और कहाँ का है? ईरान का, यानी उसी टाइम पीरियड का। इस माध्यम से हमें संस्कृत का पता चलता है कि वे हमारी संस्कृत 1500 ईसा पूर्व थी। तो संस्कृत को कितने पार्ट में बांटा गया? ये विश्व की प्राचीनतम भाषा। पार्ट में बांटने की बात आती है, संस्कृत के कितने वेद होते हैं? तो संस्कृत के 2 वेद होते हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। क्या है? लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और यहाँ लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि इनसे पूछा है कि बात की जाए कि वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम। तो वैदिक संस्कृत को ही अलौकिक संस्कृत कहते हैं, अलौकिक संस्कृत। यहाँ तो वैदिक संस्कृत की बात होगी कि अलौकिक संस्कृत कहते हैं, लेकिन ये मतलब लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, जिसको हम उत्तर संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है उत्तर संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को ही हम कहते हैं देववाणी कहा गया वैदिक संस्कृत को ही, यानी देवताओं की वाणी। इसमें वैदिक संस्कृत में यानी वेद वगैरह लिखे गए हमारे। वेद कौन से? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण। बात की जाए कि अगर चारों वेदों को अलग अलग नाम ना दिया जाए, इनको एक साथ कहा जाए तो एक नाम में क्या कहेंगे? तो इनको एक नाम में कहेंगे संहिता। क्या कहेंगे? चारों वेदों के समूह को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं।
अगर चारों वेदों के समूह को हम संहिता कहते हैं तो जय संहिता किसे कहते हैं? जय संहिता महाभारत को कहते हैं, जो आपका लौकिक संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए रामायण, महाभारत और इसे ही हम कहते हैं जय संहिता। और लौकिक संस्कृत में एक विशाल काव्य छिपा हुआ है और जिसको हमें पढ़ना है वो यही विशाल काव्य लौकिक संस्कृत से जन्म होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। तो लौकिक संस्कृत से शुरुआत करते हैं। लौकिक संस्कृत से एक नवीन भाषा विकसित होती है और वो कौन सी है लौकिक भाषा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लौकिक संस्कृत को कितने पार्ट में बांटा गया? दो, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो यहाँ बात करते हैं लौकिक संस्कृत को मतलब कौन सी नवीन भाषा जन्म लेती है? तो पाली की समय सीमा क्या है? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। और इसमें किस धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया था? तो इसमें किस धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया था? बौद्ध धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। अगर बात की जाए देश की प्रथम देशी भारत की या देश की प्रथम देशी व जनभाषा कौन सी है? तो पाली ही है। भारत की प्रथम देशी व जनभाषा का मतलब है जनता की भाषा, जन जन की भाषा। कौन सी है? पाली। और पाली से एक नवीन भाषा विकसित होती है जिसे हम कहते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को ही कहा जाता है मलेच्छों की भाषा। प्राकृत भाषा को हम क्या कहते हैं? मलेच्छों की भाषा कहते हैं। और इसमें जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया था, जैन धर्म के लोगों ने। और इसकी समय सीमा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि प्राकृत को कितने पार्ट में बांटा गया, तो मूलतः दो पार्ट में। एक प्रथम प्राकृत, एक द्वितीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत पाली को ही बोलते हैं, द्वितीय प्राकृत को बोलते हैं। और प्राकृत से एक नवीन भाषा विकसित होती है जिसे हम कहते हैं अपभ्रंश कहते हैं जिसे हम। अगर बात आती है अपभ्रंश के बाद की अवस्था क्या है या उपनाम इसका बोल देते हैं तो अभट्ट है। यानी अपभ्रंश के उत्तर अवस्था की बात की जाए तो अभट्ट है। और अपभ्रंश की पूर्व अवस्था, पहले की अवस्था क्या है? प्राकृत है। तो यहाँ पे देखिए अपभ्रंश को कितने पार्ट में बांटा गया। अगर बात की जाए केवल अपभ्रंश के मतलब अर्थ की कि अपभ्रंश का अर्थ क्या है, तो अपभ्रंश को हम भ्रष्ट भाषा भी कहते हैं। भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, टूटी हुई, ये अपभ्रंश के अर्थ हैं। बिगड़ा हुआ लोग, ये सारे के सारे अपभ्रंश के अर्थ हैं। अपभ्रंश को कितने पार्ट में बांटा गया? तो 7 पार्ट में बांटा गया। वो 7 कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं, 7 में चर्चा करते हैं। 7 में कौन कौन से अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो। अपभ्रंश के 7 भेद हैं। अपभ्रंश को कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा खस अपभ्रंश। तीसरा आपका ब्राचल अपभ्रंश। चौथा पैसाची अपभ्रंश। और पैसाची का ही दूसरा नाम है नागर अपभ्रंश। इसी को हम पैसाची अपभ्रंश को ही हम नागर अपभ्रंश कहते हैं। और 5वां है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और 6वां है अर्धमागधी अपभ्रंश। और 7वां है मागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताइए 7 अपभ्रंश से या अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का और कितनी बोलियों का जन्म होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अपभ्रंश है वो ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और सिपाही भर्ती के लिए। तो कौन कौन सा है? एक सौर सैनी अपभ्रंश है और दूसरा कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। ये पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों। आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये 2 आपको अपभ्रंश कंपलसरी है, याद होना ही चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा 99% इन्हीं दोनों अपभ्रंश से ही बनेगा। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे सौर सैनी अपभ्रंश यानी यहाँ से अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का जन्म हुआ? 5 उपभाषा व 18 बोलियों का जन्म हुआ। 5 उपभाषा व
18 बोलियों का जन्म हुआ है। हम एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सौर सैनी अभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा व भाषा जन्मी है? तो सौर सैनी से हमारी पश्चिमी हिंदी और गुजराती भाषा, गुजराती, और इसी से जन्मी है राजस्थानी हिंदी और खास अभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, द्राविड़ अभ्रंश से सिंधी जन्मी है, सिंधी, जो हमारे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में थी, भाग 17 में थी। यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि द्राविड़ अभ्रंश से जो सिंधी जन्मी है, ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। कौन से नंबर की है? ये 15वें नंबर की। यानी कौन सी 15वें नंबर की, ये याद रखना। यानी 21वें संविधान संशोधन और 1967 में जोड़ी गई थी। पैसाची की बात करें तो यहाँ से जन्मी है पंजाबी और लहदा यहाँ से जन्मी है पैसाची से या नागर अभ्रंश से। महाराष्ट्री से मराठी जन्मी है और अर्धमागधी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी जन्मी है, पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पे हमारी कितनी भाषा हो गई? एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी और चौथी पूर्वी हिंदी। अभी भी हमारी कितनी होनी चाहिए? एक और, क्योंकि हमने बताया 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मागधी अभ्रंश से जन्मी है असमिया, बांग्ला कोई पेपर में बंगाली लिखा मिलता है, बांग्ला, उड़िया और बिहारी हिंदी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना, बिहारी हिंदी, ये आपकी 5वीं उपभाषा है। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का जन्म होता है? तो हम लोग पहले आप चर्चा करते हैं। बीबीसी के पास दक्षिण में हरी खड़ा, बीबीसी के पास। तो यहाँ पे कौन कौन सी बोलियाँ होंगी? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हिंदी। और यहाँ पे भोला शंकर, यहाँ पे बात की जाए डॉक्टर नागेंद्र महोदय और हरदयाल की कितनी मानते हैं बोली? 5 मानते हैं। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का जन्म होता है? 5। डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय 5 ही बोलियों को मानते हैं। और कौन सी है? कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली हो गया, ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया। यहाँ से खड़ी बोली। तो ये आपके 5 है। अब यहाँ से इनके क्षेत्र भी पूछे जाएंगे। क्षेत्र में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले राजस्थानी हिंदी जानते, यानी राजस्थान में मामा जमे, मारवाड़ी, मालवी के बाद होगा आपका जमे, जयपुरी को ही हम ढूंढाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी हो गई? मेवाती, मामा जमे में मेवाती। कौन सी हो जाएगी? मेवाती। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे राजस्थानी हिंदी में राजस्थान में मामा जमे। तो आप इस माध्यम से लीजिए 5, 4, 9 बोलियों का जन्म यहाँ से हो गया। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी से। पहाड़ी हिंदी से आप याद रख लो, पहाड़ी हिंदी से कौन कौन से बोलियों का जन्म हुआ? तो कंगना से याद रख लो कि कंगना यानी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। और ये कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड को 2 पार्ट में से बांटा गया, कुमाऊन और गढ़वाल में। तो कुमाऊन में कुमाऊनी और गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अब बात आती है यहाँ से कि हमारी पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियों का जन्म हुआ? पूर्वी हिंदी से A, B और C। तो यहाँ से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आते हैं हम बिहारी हिंदी में। बिहारी हिंदी में कौन सी? भौजाई मायके से मगलाई, भोजपुरी, मैथिली
और मगही, ये है आपकी बिहारी जी। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो क्या है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ये किसने कहा था? कौरवी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और खड़ी बोली को ही परदेसी भाषा किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। परदेसी गवारू भाषा किसने कहा था? अब्दुल हक ने कहा था। और खड़ी बोली को ही टकसाली किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने कहा था। किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने। और इसको आप ऐसे याद रखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के पहले ओपनर बल्लेबाज हुआ था एडम गिलक्रिस्ट। तो क्या करें? टकसाली गिलक्राइस्ट। गिलक्रिस्ट की जगह क्या है? गिलक्राइस्ट। ऐसे याद रख लेना तो आपको याद बना रहेगा। और अवधि की बात की जाए, अवधि का दूसरा नाम क्या है? जेल वार्डन में आया वो क्वेश्चन है। जो जेल वार्डन लॉकडाउन के टाइम पे आपका एग्जाम हुआ था, तो यहाँ क्या होगा? अवधि को हम कौशली कहते हैं और या वैश्यवाड़ी कहते हैं। अब इनसे जो पूछे जाते हैं वो इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। हमने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम होगा वो आपका पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से ही होगा क्वेश्चन। यहाँ बात की जाए कि ब्रज कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? पूरे बुंदेलखंड में। लेकिन ब्रज यहाँ मथुरा की बात नहीं, मथुरा ऑप्शन में ना है, जैसे फिरोजाबाद आ जाए, बात आ जाए आगरा की। तो जो मथुरा के आसपास के केंद्र हैं, मतलब आसपास की जो जगह है, मथुरा तो केंद्र है, उसकी जो आसपास की जगह है वहाँ पे भी ब्रज ही बोली जाएगी। और इसकी ब्रज कानपुर देहात तक में इसकी झलक देखने को मिलती है। और यह कानपुर देहात। यहाँ बात आती है बुंदेली की, तो चित्रकूट से लेकर झांसी तक के एरिया जो है वहाँ बुंदेली बोली जाती है। इसके केंद्र की बात आए तो चित्रकूट को मानते हैं हम। और कन्नौज में बोली जाती है। लेकिन ऑप्शन में कभी कन्नौज नहीं आता ज़्यादातर। वो क्या पूछता है? फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? कन्नौजी। हरियाणवी क्या? हरियाणवी बनी है जाटू प्लस बांगरू से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? जाटू प्लस बांगरू से। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हरियाणवी ना मिले तो बांगरू मिलेगा। और पिछले पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस में बांगरू को ही बताया गया था। अभी मैंने बता दी। ओके, चलिए।